नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. And now in this class, let's start learning of the section number 3 of the Hindu Marriage Act, and this lecture will be in several parts. You must watch each part. Now let's start the class. अब आ जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन कहां पर दी गई है। तो सेक्शन 3B में दी गई। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं इसको कि ये जो कोर्ट है, पढ़ लीजिए। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कहां से क्वेश्चन बनता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज ए सिटी सिविल कोर्ट। सिटी सिविल कोर्ट को अगर आप जाएंगे, देर इज वॉट सिटी सिविल कोर्ट में सेक्शन 24 है। सेक्शन 24 है पंजाब कोर्ट्स एक्ट का। पंजाब कोर्ट्स एक्ट का उसमें लिखा है कि सिविल कोर्ट का मतलब है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। सिटी सिविल कोर्ट का मतलब होता है एज पर द पंजाब कोर्ट्स एक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली इन प्रैक्टिकल सेंस कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, दैट कोर्ट। तो क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। जब हम लोग इस एक्ट में आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे, जैसे सेक्शन 9 की है ना, डेफिनेशन एप्लीकेशन लगानी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाएंगे। तो फैमिली डिस्प्यूट है, डिवोर्स है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मीनिंग क्या है उसका यहाँ पर समझाया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना है कि वेयर इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3B। इसमें कुछ खास नहीं, अपने आप भी पढ़ सकते हैं। तो या तो मेनली होगा सिटी सिविल कोर्ट होगा, या फिर ये पहला मीनिंग क्या है देखो, इन एनी एरिया। कौन से एरिया में, जहां पर देर इज ए सिटी सिविल कोर्ट। इन एनी एरिया उस एरिया में जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट स्टैब्लिश्ड है। तो वहां पर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब माना जाएगा कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे। नाउ सेकंड ऑप्शन क्या, इन एनी अदर एरिया, किसी अदर एरिया में। तो यहां से क्वेश्चन बन गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। इन एनी अदर एरिया द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, पी फॉर प्रिम्स लगाइए। सही है, क्या मतलब है इस बात का। डेफिनेशन हम लोग कवर कर रहे हैं। दिस इज सेक्शन 3B। दिस इज सेक्शन 3B, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। According to this, you should divide the areas into two areas. One area and this is other area. This area is that where city civil court is established. ठीक। And these are the area where no such court is established. City civil court is not in second. तो in that case district court का meaning हो जाएगा, district court का मतलब यही होगा, और in essence it is the court of district judge. और second area में जो court आती है district court का मतलब इसमें क्या होगा, it will be what? It means civil court of ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो आपको ये बात समझ में आई। तो देर आर 2 एरियाज। आप देखेंगे कैसे साहब, कि आप हैं, यू आर इन दी कानपुर डिस्ट्रिक्ट एंड यू हैव सम काइंड ऑफ फैमिली डिस्प्यूट। फॉर यू विल हैव टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन यू सी देर इज ए सिटी सिविल कोर्ट in your Kanpur district. So you will go to the court of city civil court which is DJ court basically. लेकिन अगर आप हैं किसी तहसील में तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ही नहीं है, वहां पर पहला ऑप्शन है नहीं, योर एरिया इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। इन दैट केस यू विल गो टू द सिविल कोर्ट। तो नाम से कंफ्यूजन होना, सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दिस इज व्हाट
You see this. This is what? Principal Civil Code of Original Jurisdiction. इसका क्या है? Generally what happens, जैसे लाइक रुड़की हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ हरिद्वार और उसकी तहसील हुई रुड़की, तो रुड़की में एक कोर्ट है जो सिविल कोर्ट होगी वहां पर, जो यानी कि बेसिकली वो सिविल जज सीनियर डिवीजन होगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन होगा वो, तो वहां पर होगी सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन बता दिया उसको उन्होंने, वो जनरली ऐसा होता है। लेकिन थर्ड एरिया आ गया इन एनी अदर सिविल कोर्ट, तो यहां पर विच स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कर सकती है। तो जनरली होता क्या है, प्रैक्टिकल में ताकि कंफ्यूज ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट हो गई या फिर एडीजे की कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से नोटिफाई किया होता है कि इस तरीके से आप यहां पर जाएंगे। ये इसी कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उस तरीके से, विच कोर्ट शैल बी कंसिडर टू बी सिटी कोर्ट, विच कोर्ट, सो दैट कि जुरिसडिक्शन किसका बनता है। तो मेनली इनको हम लोग बोलते हैं फैमिली कोर्ट्स बोलते हैं इसको, फैमिली कोर्ट्स को ये जुरिसडिक्शन जाता है इस तरीके से। फैमिली कोर्ट होती है एडीजे की लेवल की कोर्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल जज, तो वो हेड हो गया, बाकी सारे एडीजे लेवल के पास ये जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, वही सेक्शन 3B में डिफाइंड है, 2 एरियाज हैं। अगर पहला एरिया कहां पर है, जहां पर सिटी सिविल कोर्ट सीसी कोर्ट एस्टेब्लिश्ड है, तो सिटी सिविल कोर्ट को माना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब सिटी सिविल कोर्ट, और अदर एरिया में सिविल कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को माना जाएगा, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को माना जाएगा। बस बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्निकलिटी जो थी मैंने समझाई आपको। अब इंटरेस्टिंग पर आ जाइए, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार इनके मीनिंग से शॉर्ट नोट इनको याद करने ना लिख लिख करके, शॉर्ट नोट फॉर मेंस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, और इसको हिंदी में बोलते हैं सगा और सौतेला, इसको बोलते हैं सगा और सौतेला। तो कौन नहीं जानता है सगा और सौतेला, लेकिन हम लोगों ने इसको टेक्निकली समझना है एक बार, है ना, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस इन शॉर्ट नोट, और खास करके स्पेशली ये प्रिय किसके लिए हो सकता है, आरजेएस मेंस के लिए हो सकता है, वहां पर 2 लाइनर 3 मार्क्स 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं। इट कैन बी ए फेवरेट क्वेश्चन फॉर देम। तो कम ऑन टू दैट, दिस इज two persons are said to be related to each other. Two persons, ये हो गए 2 persons, these are said to be related to each other by full blood. कब? when they are descended from a common ancestor, उनका एक common ancestor होना चाहिए, and by the same wife, और एक पत्नी से। सही है, तो आप समझ सकते हैं पिताजी भी और अम्मा जी भी सेम हो गए, एक ही माँ के जाए हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ महाभारत, पांडवास में क्या थे, जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, दीज 3 brothers, they were full blood. Why? Because there was a common ancestor. उनके कॉमन एंसेस्टर पांडु, सही है, और उनकी मदर का नाम हो गया कुंती। तो कुंती उनकी तीनों की एक ही माता है कुंती, और एक ही उनके पिता हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, फुल ब्लड कहलाएंगे। तो कॉमन एंसेस्टर सेम वाइफ हो गया। अब इसमें आगे आ जाइए, नेक्स्ट लेवल पर क्या है, दिस इज व्हाट, हाफ ब्लड। हाफ ब्लड में क्या होगा, पढ़ लीजिए एक बार जरा, इनके मीनिंग से आपको फिर अगेन वही प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता, मेन से पूछेगा, ध्यान रखना। क्या है, when they are descended from a common ancestor but by different wives। तो पिताजी एक हैं, 2 इनकी वाइफ हैं, इनके जो बच्चे हुए एक बेटा इससे है, एक बेटा इनसे है। तो यहां पर देखो इन बच्चों के पिताजी तो सेम है, ये हो गए कॉमन एंसेस्टर, बट वाइफ्स डिफरेंट हो गई, तो इस तरीके से हुआ। तो यहां पर हुआ कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट वाइफ्स। फॉर एग्जांपल कैसे कर सकते हैं, नकुल और सहदेव, महाभारत काल में जो नकुल और सहदेव है, तो उनके फादर सेम है, पांडु हैं। अर्जुन के फादर क्या है, पांडु हैं, लेकिन उनकी मदर अलग है, उनकी मदर कुंती है
और उनकी मदर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो दूसरी थी वो, ठीक है। तो दो अलग अलग माएँ हो गई। या फिर आप रामायण में चले जाइए, रामायण में दशरथ कॉमन एंसेस्टर हुए और उनकी एक पत्नी हुई कैकेयी और एक पत्नी हुई कौशल्या। हाँ, तो कौशल्या के सपुत्र हुए श्री राम, ठीक, और कैकेयी के सपुत्र हुए भरत। तो भरत और जो राम हुए वो हाफ ब्लड हुए, फुल ब्लड हुए? दे आर हाफ ब्लड। वाई? बिकॉज वाइफ्स आर डिफरेंट। समझे? तो वो आम भाषा में बोलते हैं सोतेले भाई हो गए, वो माएँ उनकी अलग हो गई, पिताजी कॉमन है। तो इन रिलेशन को बोलते हैं हम लोग हाफ ब्लड और फुल ब्लड। इनकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम सेक्शन 5 में हम पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड डिग्री, सपिंडाज में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते, तब इसकी कैलकुलेशन की जरूरत कई बार पड़ती है। तो हाफ ब्लड एंड फुल ब्लड का मीनिंग आपको आना चाहिए। तो आई बिलीव कि आपको आया होगा, आया ना? कम ऑन, नाउ आ जाइए यूट्रिन ब्लड पर। यूट्रिन ब्लड पर आ जाइए। 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रिन ब्लड। इसको हिंदी में बोलते हैं सहोदर। when they are descended from common ancestors, यानी कि इसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं पूर्वजा, बट बाय डिफरेंट हस्बैंड्स, उनके हस्बैंड डिफरेंट हो। अब यहां पर आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया मामला, थोड़ा सा इमेजिनेशन में नहीं आएगा, तो मैं आपके लिए उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पे चले जाइए आप द्रौपदी पर, है ना। द्रौपदी के कितने पति थे? उनके 5 पति थे। तो शी इज द कॉमन एंसेस्ट्रेस, ठीक है। पत्नी 1 और पति 5। तो जो इनके बच्चे होंगे, डिफरेंट हस्बैंड्स होंगे, तो इनके जो बच्चे होंगे आपस में डिफरेंट पतियों के जो बच्चे होंगे वो कहलाएंगे यूट्रिन ब्लड। यहां पर ये तो फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड। तो मैंने आपको पौराणिक काल में ले गया, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉमन एंसेस्ट्रेस का मतलब क्या है, डिफरेंट हस्बैंड्स। तो फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड। प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। हरी अप, कि हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं फुल ब्लड की। अब ये ना फुल ब्लड को आप हिंदी में समझिए। हिंदी मतलब सगा भाई। अब मैं समझाता हूं, चलिए। एक थे भाई साहब मनमोजी, क्या नाम है इनका? मनमोजी। ये है भाई साहब मनमोजी, और इनकी एक सपुत्र है, ठीक है, S1, और इनकी एक डॉटर है D1। तो ही हैज ए कंप्लीट फैमिली, S1 और D1, लेकिन इनका नाम है मनमोजी। तो नाउ इन्होंने अपने नाम को थोड़ा सा एक मीनिंगफुल बनाने के लिए, इनके मन में कसक है। तो जब ये बाहर घूमने जाते हैं, कई बार वो जाते हैं उत्तराखंड, यूके की वादियों में, फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, राम तेरी गंगा मैली टाइप, है ना। वहां पर किन्हीं परिस्थितियों में इनका विवाह अब एक दूसरी लड़की के साथ भी हो जाता है। नाउ इनके पास आ गई सेकंड वाइफ 2। तो वाइफ 1 से 2 बच्चे पहले से ही हैं, अब इनके पास एक दूसरी वाइफ आ गई। अब ये मत जाइएगा कि आप भाई वो लीगली परमिसिबल नहीं है, हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या मतलब है वाइफ 2 से। अब वाइफ 2 से भी S1 हो गया, S2 और D2 हो गए। अब पहली पत्नी से भी 2 बच्चे हो गए और दूसरी पत्नी से भी 2 बच्चे हो गए। तो अब यहां पर देखो, यहां पर जो ये बच्चे हैं, जो एक पत्नी के बच्चे पहली वाली S1 और D1 है, जो S1 और D1 है वो एक ही उनकी माँ एक ही है ना, पिताजी भी एक ही हैं। S1 के पापा कौन है? मनमोजी। D1 के पापा कौन है? मनमोजी। इनकी वाइफ कौन है? W1। मम्मी कौन है? W1। तो S1 से कहा गया कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? पापा मनमोजी हैं, मम्मी W1 है। बेटी से पूछेंगे बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मनमोजी, W1। तो सेम हो गया। तो ये क्या करेंगे? सगे भाई। और लॉ में हम बोलते हैं इनको फुल ब्लड। बात समझ में आ गई? ऐसे ही S2 और D2 से पूछा जाएगा बेटा पिताजी का नाम बताओ, मनमोजी, मम्मी का नाम W2। तो ये S2 भाई बहन जो हुए ये सगे भाई बहन हो गए। अब इनका आपस में रिलेशन समझ लीजिए। S1 D1 का S2 D2 से क्या होगा? इनके पिताजी सेम है, मनमोजी राम।
लेकिन इनकी माएँ डिफरेंट हैं, एक की माँ W1 है, दूसरे की माँ W2 है, तो इनको हम बोलेंगे हाफ ब्लड। ये हुए सौतेले भाई बहन। अब मुझे बताइए समझ बात आपको आई या नहीं आई? कम ऑन, यूट्रिन ब्लड पर आ जाइए, है ना। एक महिला है, इनका नाम है तितली, तितली, सही है। तो ये भी फर फर उड़ती रहती हैं, ठीक। तो ये गई कानपुर, इनको कानपुर में भाई से पसंद आ गया कोई, इन्होंने कहा लेट्स मैरी, तो लेट्स मैरी। तो इन्होंने एक शादी की यहाँ पर, इनसे इनका पुत्र हुआ S1। फिर तितली मैडम गई इलाहाबाद, फिर इनको कोई पसंद आ गया, फिर उससे शादी हुई, तो S2। कितने हस्बैंड हो गए? 2 हो गए। तो 3 4 कहीं कहीं भी दौड़ाते रहो इनको, अब नाम तितली है। तो यहाँ पर इनका बनारस, गोरखपुर, जहाँ जहाँ गए वहाँ पर इनके पास एक पति की सुविधा और एक बेटे की सुविधा उपलब्ध है, S4 S5, ठीक। तो ये S1 S2 S3 S4 5 इनका आपस में क्या रिलेशन कहलाएंगे, है ना। ये आपस में क्या हुए, क्योंकि इनकी मम्मी तो तितली है ना। तो ये तो हुई तितली, और हस्बैंड हो गए अलग अलग, इनके पिताजी सबके अलग अलग हैं, तो इनको बोलते हैं यूट्रिन ब्लड, ठीक है, क्योंकि सेम यूट्रस से निकले हैं कम से कम, तो इसे ऐसे कह सकते हैं यूट्रिन ब्लड। इनका यूट्रस सेम था, इनका एक ही मम्मी के बेटे हैं, पिताजी भले ही अलग अलग हों, तो इसलिए कहा इनको यूट्रिन ब्लड। तो आई बिलीव अब आपको हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूट्रिन ब्लड का, इन थैंक्स टू दिस तितली रानी और मनमोजी राम, इन्होंने आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आई होगी। तो मेरे ख्याल है जितना मैंने समझा दिया पर्याप्त है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बाकी कहानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, तो बस एक्सप्लेनेशन में कुछ है नहीं। एंसेस्टर इंक्लूड्स फादर, एंसेस्टर इंक्लूड्स मदर, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए आप इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, प्रेस्क्राइब्ड मीन्स, बस इतना याद कर लीजिए कि 3E डिफाइंस प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। हर जगह आपको सेम रूल मिलता है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है कि जहां कहीं भी प्रेस्क्राइब्ड वर्ड यूज होगा, प्रेस्क्राइब्ड, इट मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स होगा, और एवरीवेयर इट हैज द सेम मीनिंग। यहां से कोई क्वेश्चन आया तो सिर्फ इतना आएगा कि वेयर इट इज सो डिफाइंड। दोस्तों मुझे कुछ शेयर करना है आपके साथ, क्लास तो आप देख ही चुके हैं। देखिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, खास करके जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज ऐसी आ चुकी होती है कि एक सिंसियरिटी का लेवल बढ़ जाता है, उम्र ऐसी आ चुकी होती है कि कैरियर पे ध्यान दें, कमाने पे ध्यान दें। तो ऐसे उसमें उस स्ट्रगल को कम करने की मेरी ये प्रयास है, मेरी और मेरे पूरी टीम का यही प्रयास है कि कम से कम लॉ के स्टूडेंट्स को अच्छी कोचिंग के लिए एक भी पैसा कहीं खर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको तो अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, इन वीडियोस के बारे में जरूर सब लोगों को बताएं, खुद जरूर पढ़ते रहना। थैंक यू।